जब भी हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने जाते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे ये कंपनी बाय करनी है या फिर नहीं करनी है, हम इस तरह के किसी एक पेज पर लैंड कर जाते हैं जहाँ पर हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है उसके फाइनेंशियल्स के बारे में, उसके न्यूज़ जो रिसेंट रही हैं, ओवरव्यू और बहुत सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों के एनालिसिस के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के अलावा एक छोटी सी चीज़ होती है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो है ये चीज़ जहाँ लिखा है इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ ये बोलता है कि करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी आप जितनी भी वेबसाइट्स पर जाएंगे इस तरह के एनालिसिस वाली, हर वेबसाइट आपको लगभग मोटा मोटा ये बता देगी कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर, क्या मेरे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है कि मुझे सिर्फ ये पता लग जाए कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है या कम है? शायद नहीं, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू से कितना ऊपर या फिर कितना नीचे अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट में, ताकि मैं ये सोच सकूँ कि मुझे कितने समय के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है और ये कितना ऊपर है। अगर थोड़ा बहुत ही इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर होगा तो शायद मैं इसमें इन्वेस्ट कर लूँ, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ ही ना। ये जानने के लिए, इसको पता लगाने के लिए कि इसका रियल वैल्यू क्या है या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, अभी अगर आप इंटरनेट पर देखने के लिए जाएंगे इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस मेथड्स, तो ऑनेस्टली मैंने खुद ने रिसर्च करी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ इन सब टॉपिक्स के अराउंड। पहली बात तो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं इंटरनेट पर, और जहाँ पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ पर मैंने देखा कि सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, मे बी अननेसेसरीली और वर्ड, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। पर मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आसान हो सकता था, जिसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके रखा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर किसी भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस करना सीखेंगे। जब मैं कहता हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस, मैं बात कर रहा हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड की। अभी ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नाम लग रहा है सुनने में, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ इस बात को। तो ये समझ लेते हैं हम लोग अभी फ़िलहाल कि किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जिनमें से एक मेथड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, वन ऑफ द हेविली यूज्ड मेथड्स इन द मार्केट टुडे। हाउएवर, बहुत सारे और भी मेथड्स अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए लोग अलग अलग टाइप के मेथड्स का यूज़ करते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। कई बार कुछ लोगों को डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बेटर लगता है बाकी मेथड्स के कंपैरिजन में, कुछ लोगों को और कोई मेथड बेटर लग सकता है। हम इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी ज़्यादा फॉर्मल डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ने लगेंगे तो हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं सारी की सारी चीज़ों को, ये फार्मूले वगैरह आ जाते हैं, तो हम इन सारे के सारे चक्रों में नहीं पढ़ने वाले हैं। रेदर हम लोग क्या करेंगे, एक मेन चीज़ को पकड़ के चलते हैं कि DCF बेसिकली करना क्या चाहता है। जब मैं कहता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, तो हम सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए कैश फ्लो को पकड़ लेते हैं। डिस्काउंटेड क्या है हम ज़रा थोड़ी देर में देखते हैं। बेसिकली जब मैं कहता हूँ कैश फ्लो, इसका ये मतलब है मैं ये चेक करता हूँ कि किसी भी बिजनेस में कितना कैश मुझे मिलने वाला है। जैसे कि अगर मैं एक घर बना करके अगर रेंट पे देने की बात करता हूँ, तो मेरा घर मुझे जो कैश देगा वो होगा जितना मेरा रेंट होगा एक महीने का, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 12 से, यानी कि मेरा 1 साल का वो रेंट होगा। मान लेते हैं मैं 10 साल तक उस घर को रेंट पे चलाऊंगा, तो इंटू 10 कर दूंगा उसको, तो मेरा टोटल रेंट है। उसके बाद 10 साल के बाद अगर मुझे उसे बेचना है तो मैं उसकी एक मिनिमम वैल्यू सेट करूंगा कि इतना मैं इस घर को बेचना चाहता हूँ। वो वैल्यू भी उसी कैश में ऐड होगी, क्योंकि मेरा इवेंचुअली कैश जो घर मुझे जनरेट करके देगा वो होगा रेंट अमाउंट प्लस जो उस घर की सेल वैल्यू होगी। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें होंगी एक घर के अंदर, जो चीज़ें मुझे माइनस करनी पड़ेंगी, जो चीज़ें मुझे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी अपने कैश में से, यानी कि जो मेरे पॉकेट से ये घर लेकर के जाएगा। इसका मेंटेनेंस चार्ज होगा, इसका इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ चार्ज होगा, मे बी रेंट के लिए आपने किसी ब्रोकर को हायर किया हुआ है उसके लिए आप चार्ज देंगे, वो सारी की सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी इसमें से। तब जो मेरे पास में वैल्यू निकल के आएगी, हम उसको बोलेंगे कि ये कंपनी का ये घर मुझे इतना कैश अक्यूमुलेट करके देने वाला है। ठीक है, अब जैसे हम लोग एक घर की बात कर रहे हैं, उसी तरह एक बिजनेस भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये पता करने की कोशिश करेंगे कि अगले 10 साल में एक बिजनेस मुझे कितना पैसा देने वाला है, मैं उसको उसकी वैल्यू मानूंगा। ठीक है,
और एक बार मुझे उसकी वैल्यू पता लग गई तो मुझे पता है कि अगले 10 साल में स्टॉक मुझे इतना कमा के देने वाला है। फिर हम चेक करेंगे कि कितना ये मुझसे मेरा इन्वेस्टमेंट मांग रहा है और तब हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में सही है भी या नहीं हमारे लिए। ठीक है, ओके। जब हम आगे जाते हैं, फिलहाल के लिए हम डीमार्ट को स्टडी करेंगे। इन सारे के सारे पॉइंट्स को आप फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं, ये हम लोग विद द कोर्स आगे देखेंगे ये भी। इट्स ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, हमने बोला हमें अगले 10 साल के लिए ये देखना है कि डीमार्ट कितने पैसे कमाने वाला है। अब जाहिर सी बात है कि अगले साल डीमार्ट कितने पैसे कमाएगा ये बात तो कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ, ना शायद राधा कृष्ण दवानी जी जानते होंगे जो कि डीमार्ट के प्रमोटर हैं सबसे बड़े। अब यहाँ पर मुझे लेकिन ईयर 1 जो मेरा पहला साल है, यानी 2021 की जो कमाई हुई थी 2020-21 की, वो उनकी बैलेंस शीट्स में बहुत साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखी होगी। ये सेबी का मैंडेट है कि आपको अपनी एनुअल स्टेटमेंट में कैश फ्लोज को मेंशन करना ज़रूरी है। अब आप कंपनी की एनुअल स्टेटमेंट से ये सारा का सारा डेटा ले सकते हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं, या फिर आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डेटा ले सकते हैं, जैसे कि आप टिकर टेप का यूज़ कर सकते हैं या फिर टिकर बाय फिनोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल टिकर बाय फिनोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा, मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है यूज़ करने में। तो हमें क्या जानना है, हमें जानने हैं कैश फ्लोज कंपनी के। मैं अगर कैश फ्लोज में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में ये 3 तरह के कैश फ्लोज मोटा मोटा नज़र आ रहे हैं मुझे। एक है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एक है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, तीसरा है मेरे पास में फाइनेंसिंग कैश फ्लो। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये 3 तरह के कैश फ्लोज क्या हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो कैश है जो एक कंपनी सारा के सारे अपने कोर बिजनेस और सपोर्टिंग बिजनेसेस की मदद से कमाती है। जब मैं कहता हूँ कमाती है, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक, उनकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में कितना प्रॉफिट लिखा हुआ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ें कई बार कंपनीज के द्वारा मैनिपुलेट भी की जा सकती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हमेशा मैनिपुलेटेड होती हैं, यहाँ पर थोड़ा मिसमैच रहता है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स एंड रीजंस, पर हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। क्यों हम प्रॉफिट लॉस पर ज़्यादा रिलाय नहीं करते हैं ये मे बी किसी दूसरी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम ये जान लेते हैं कि हम इस बात से हमें फ़र्क पड़ता है कि कंपनी के पास नेट पैसा कितना आया, तो वो हमारा बता रहा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ता जा रहा है और बढ़ते 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 2021 में जो हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो था 3,459 करोड़ लगभग। अब जो ये पैसा आया है, इस पैसे में से हम 2 काम करेंगे। पहला काम, हम अपने फाइनेंसेस को ख़त्म करेंगे, यानी फाइनेंसिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो मेरे डिविडेंड्स मुझे अपने शेयर होल्डर्स को पे करने थे। दूसरी चीज़, जैसे कि आपने कुछ डेब्ट ले रखा है अगर कंपनी के अंदर में, तो उसका आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी और इस तरह के फाइनेंसेस जो आपने पे करने हैं, जो पैसा आपके पास वापस नहीं आने वाला है, जो कंपनी के फ्रिक्शनल लॉसेज हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। ठीक है, अब यानी कि हमारा जो नेट कैश बनेगा वो बनेगा ऑपरेटिंग कैश में से हमारे फाइनेंसिंग कैश फ्लो का मैं माइनस कर दूंगा, यानी इतना कैश मेरे पास नेट बचा है। ठीक है, अब उसमें से भी एक और पार्ट होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, जो कंपनी इस्तेमाल करती है कई बार अपने फर्दर एक्सपेंशन के लिए या फिर और कोई छोटे बिजनेसेस को खरीदने के लिए, जिससे कंपनी को लगता है कि इससे फ्यूचर में जो फ़ायदा हो। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस साल में जो कंपनी ने कमाया वो कमाया ऑपरेटिंग माइनस फाइनेंसिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग इवेंचुअली मैंने इन्वेस्ट किया है तो आज नहीं तो कल मेरे पास वापस आएगा। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देख करके उसका इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इस स्टॉक के लिहाज से जो मेरा इस साल का कैश फ्लो रहा होगा वो होगा 3459 माइनस 582, जो कि हमने यहाँ पर इस शीट में मेंशन किया होगा कि फ्यूचर कैश फ्लो जो इसका पहले साल का है वो 1385 ही है। ठीक है, अब जब हम लोग बात करेंगे ईयर 2 के फ्यूचर कैश फ्लो की, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ एस्टिमेट करूँगा, कुछ चीज़ें मैं गैस करूँगा या फिर मैं उनको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँगा कि कंपनी किस रेट पे ग्रो करेगी। जिस रेट पे कंपनी ग्रो करेगी उसी हिसाब से डिपेंड करेगा कि मेरा अगले साल का कैश फ्लो क्या होगा। अब ये प्रिडिक्ट करना वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब है इस पार्ट ऑफ एनालिसिस का। ठीक है, इसके लिए आपको सेपरेटली कंपनी को समझना पड़ेगा, सारा का सारा फंडामेंटल एनालिसिस और वो सारी चीज़ें जो आपको कंपनी के बारे में समझनी है, कितना इनकम हो रही है, क्यों हो रही है, क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कंपनी के क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम एक नंबर पर पहुँचते हैं। पर फिलहाल क्योंकि वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वीडियो है, हम फिलहाल के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस नंबर को 10 मान लेते हैं।
अगर मैं ये मानूं कि 10% का इंक्रीमेंट होगा, इसका मतलब एक बेसिक कैलकुलेशन मुझे मैथमेटिक्स की चाहिए कि 1385 का अगर 110% मैं करूं, यानी कि इसमें अगर 10% ऐड कर दूं, तो इसेंशियली मैंने उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा नंबर आ गया 1524, राइट। सेम वे ईयर 3 के लिए भी मैं 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वहाँ पर मेरा पास नंबर आया 1676। करने का तरीका फिर से सेम है, 1.1 से मैंने प्रीवियस ईयर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। ईयर 4 के लिए फिर से मैंने 10% का ग्रोथ माना और 1844 मेरा नंबर आ गया। इसी तरह से मैंने ईयर 5 के लिए भी सेम काम किया। अब जैसे ही मैं ईयर 6 पे आया, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, एक कॉमन पैटर्न है जो देखा गया है कि जब भी कोई कंपनी बड़ी होती जाती है, जब भी कोई बिजनेस बड़ा होता जाता है, तो वो एक सैचुरेशन स्टेट अटेन करने लगता है थोड़ी देर के बाद, यानी कि जो उसकी ग्रोथ है कहीं ना कहीं जाकर के डैम्पन होने लगती है। ऐसा नहीं कि रुकने लगती है, बट जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो एक्सेलरेशन था, वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। तो हम फ्रॉम द ईयर 6 एंड ऑनवर्ड्स ग्रोथ रेट को 5% मान के चलते हैं, ठीक। अगर 5% का ग्रोथ मानूंगा तो यानी कि 2129 करोड़ कंपनी कमाने वाली है अपने छठे साल में। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, इस बार 1.05 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, क्योंकि मुझे इस बार 5% ऐड करना था प्रीवियस वाले में, ठीक है। ईयर 7 के लिए मेरा 2236 आ जाएगा यूजिंग द सेम मेथड। ईयर 8 के लिए नंबर 2348 आ जाएगा। ईयर 9 के लिए जो नंबर है वो आ जाएगा 2465। ईयर 10 के लिए ये नंबर आ जाएगा 2588। अब हमने क्या बोला था कि 10 साल तक हम देखेंगे बिजनेस कितना कमाता है, और 10 साल के बाद हम एज्यूम करते हैं कि हमने इस बिजनेस को बेच दिया। जब हमने बेचा तो एक बहुत ही बेसिक, एटलीस्ट कोई भी बिजनेस जो कमा रहा होगा आप उसे 10 टाइम्स उसको कॉस्ट पर बेचोगे बिजनेस को, जो बहुत ही रैशनल एक लॉजिक है। अगर 2588 करोड़ कंपनी ने कमाया है तो एटलीस्ट आप इसको मल्टीप्लाई जब आप 10 से करोगे तो इतना अमाउंट आप इसकी सेल वैल्यू के लिए रखोगे, ठीक है, 25880। यानी कि टोटल अगले 10 साल में जो कंपनी आपको कमा के देने वाली है वो है इन सारे के सारे नंबर्स का सम। अगर मैं इन सब का सम करता हूँ तो मुझे आता है 46103 करोड़। यानी कि 10 साल के बाद मेरे पास में 46,103 करोड़ रुपए हो जाने वाले हैं। इतनी बात ठीक है। लेकिन क्या इसका ये मतलब हो गया कि अभी कंपनी की कीमत 46,103 करोड़ है? नहीं, ये कंपनी की कीमत आज से 10 साल बाद होने वाली है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि अभी मैं आपको कहता हूं कि आज मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, एक बात कहता हूं कि मैं आपको आज से 10 साल के बाद 1 लाख रुपए दूंगा। दोनों बातों में किस में फायदा है? आज 1 लाख रुपए में आप जो सामान खरीद पाएंगे, 10 साल बाद 1 लाख रुपए में शायद उसका आधा ही सामान आप खरीद पाए, ठीक है। यानी कि आज के लिहाज में उसकी कीमत लगभग 50,000 की कीमत बच जाएगी, राइट? मेक सेंस? सो हम लोग क्या करते हैं, एक इसको हम लोग डिस्काउंट करते हैं इन्फ्लेशन रेट पर, जिससे इस मेथड का नाम था डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सबसे पहले हमने इसके कैश फ्लोज निकाले थे, उसके बाद हम हर एक कैश फ्लो को डिस्काउंट कर देंगे इन्फ्लेशन रेट पर। मैं इन्फ्लेशन रेट को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मान करके 6% मान के चल रहा हूँ, जो कि मुश्किल है, तो पर फिलहाल के लिए मैं 6% मान लिया। ये नंबर गवर्नमेंट हर साल प्रोवाइड करती है, कितना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा एस्टिमेट करते हुए कि कितना रहेगा ये नंबर। फिलहाल के लिए मैं 6% मान लेता हूँ। अगर आपको किसी भी फ्यूचर नंबर का प्रेजेंट वैल्यू पता करना है तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिकल फार्मूला है, जहाँ पर अमाउंट मान लीजिए आपका $150 है, इन्फ्लेशन रेट 6% है, ड्यूरेशन अगर 10 साल का है तो आप क्या करते हैं 150/1 + 0.05 आया है ये, क्योंकि ओके इसको 6% नहीं होना चाहिए था, एक्चुअली इसको 5% होना चाहिए था, तो ये टू द पावर 10 किया तो 92.09 आ गया ये नंबर, ठीक है। इस तरह के किसी फॉर्मूले से हमने इसको कैश फ्लो एनालिसिस करना है। यही फार्मूला जब मैं हर एक नंबर पे लगाता जाऊंगा उसके रिस्पेक्टिव ईयर के साथ, तो 1385 का 1307 बच जाएगी पहले साल के एंड में कीमत, 1524 दूसरे साल के एंड में 1356 बच जाएगा। आज के डेट में अगर आपके पास 1676 रुपये हैं तो 3 साल के बाद वो पैसे 1407 बचने वाले हैं। 1844 1460 हो जाएगा, 2028 1515 हो जाएगा, और इसी तरीके से सारे के सारे नंबर्स को हम लोग प्रोजेक्ट कर लेंगे कि उनकी अभी की करंट स्टेट में वैल्यू क्या चल रही है, ठीक है। जब हमारे पास सारे के सारे नंबर्स आ गए, इस बार मैंने इन सारे के सारे नंबर्स को फिर से ऐड किया और जो नंबर आया वो था 2926, यानी कि कंपनी की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है 29226। अब
मुझे इतना पता लग गया है कि कंपनी जो भी फ्यूचर में कमाने वाली है, अगर मैं उसको डिस्काउंट करूंगा आज की डेट पर, तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी 29226, यानी कि इस कंपनी की आज की मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी, कैपिटल टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इसका होना चाहिए था वो होना चाहिए था 29226। अब अगर हम सीधे सीधे यहीं पर देखें कि इसका आज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है 3,45,000, जो कि ऑब्वियसली ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन हमारा काम इतना ही नहीं है, हमें ये पता करना है कि एक शेयर का प्राइस कितना है। उससे पहले हमें इसमें दो काम और करने हैं। देखिए, जब हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो आप कंपनी के साथ एक उसमें कैश कितना पड़ा हुआ है आप वो देख सकते हैं, दूसरा कंपनी के पास डेब्ट कितना है वो देख सकते हैं। ये चीज़ें कैसे फ़र्क पड़ती हैं, क्योंकि जो कैश मेरे पास में एक्यूमुलेटेड है ये भी तो कंपनी की नेट वैल्यू में ऐड करता है, राइट। तो मेरे पास में जो ये अमाउंट आया है ऑलरेडी, मैं इसमें अगर अवेलेबल कैश को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास में जो नंबर बचता है 3658 इतने करोड़, यानी कि कंपनी की आज की डेट में करंट वैल्यू होनी चाहिए। इसके बाद अगर कंपनी में कोई डेब्ट होता, फिलहाल के लिए ज़ीरो है, अगर कंपनी में कोई डेब्ट होता तो हम इस नंबर में से डेब्ट अमाउंट को माइनस कर देते तो वो मेरी बन जाती नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये मेरी कंपनी की टोटल वैल्यू है, मुझे निकालनी है एक शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल 6th या 7th क्लास का यूनिटरी मेथड, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टोटल कैपिटल अगर ये है, अगर मैं आपको दिखाऊं अभी का प्राइस कैसे निकल के आ रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मैं कहूँगा 345,241.24। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 64.78 से, तो आप देख सकते हैं जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 5329, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू आज का प्राइस। लेकिन हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आया वो ये नहीं निकल के आया है, राइट। हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आया है वो जो नंबर है वो हमारे पास में कुछ इस तरीके का है कि वो है 3658। अगर हम इसको आज के आउटस्टैंडिंग शेयर्स से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू पर शेयर जो मेरी निकल करके आ जाएगी वो आएगी 473। अब मतलब मुझे ये पता है कि आज की तारीख में इस शेयर की वैल्यू है 473। ये मिल रहा है मुझे कितने का, 5,000 रुपये का। हो सकता है कि इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़े, हो सकता है इसकी वैल्यू कल को और ज़्यादा बढ़ जाए अगर कल को नए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आ जाएंगे कंपनी के 2022 के लिए। हो सकता है कि जो 10% ग्रोथ रेट हमने मान के चल रहे थे वो गलत हो और कंपनी एक्चुअली में 20 से 30% का ग्रो करने वाली हो, तो ये नंबर सारे के सारे बदल जाएंगे। हो सकता है जो हमने इन्फ्लेशन रेट 6% माना हो फ्यूचर में वो कम हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं कि क्या उसका इन्फ्लेशन रेट है और क्या उसका ग्रोथ रेट है। अगर ये दो चीज़ें मुझे पता लग गई तो मैं बहुत ही आसानी के साथ ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आज की तारीख में कंपनी का एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी इसके लिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। करंट प्राइस मुझे ऑलरेडी पता है, कंपेयर करने के लिए लास्ट में यूज़ किया मैंने। ऑपरेटिंग कैश फ्लो मुझे मिल जाता है, फाइनेंसिंग कैश फ्लो, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ताकि मैं लास्ट में डिवाइड करके एक शेयर का प्राइस निकाल सकूँ। करंट कैश अवेलेबल विद द कंपनी, ये मुझे ऐड करने के लिए चाहिए क्योंकि जो भी मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी उसमें मैं करंट कैश को ऐड कर दूंगा। करंट डेब्ट ऑन द कंपनी अपने एंटरप्राइज वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए। इन्फ्लेशन रेट जानना है और मुझे करंट ग्रोथ रेट जानना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ जैसे मेरे पास हो जाती हैं, इसका मतलब आई एम डन विद माई एनालिसिस।